हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है। आज उनके लिए कुछ नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके लिए पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ प्रश्न जो ऐसे हैं जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर की जो पेपर हुआ है अभी जल्द हाल ही में, उसमें भी जो प्रश्न आए थे वो मैंने आपको प्रश्न भी सॉल्व करा दिया था। अब वो उसी के अकॉर्डिंग आपका नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जो हमारे बीच अभी आपके साथ में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे, और पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ कि आज की क्लास में किस तरीके से प्रश्न है। तो प्रश्न के साथ हम इंजॉय करेंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे, और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो को ज़रूर रिपीट करिए। और सारे मैंने कई वीडियो आपको अब पहले से अपडेट करा दिया है, तो नए नए मॉडल पेपर के साथ सॉल्व करते रहेंगे और अच्छे से हम लोग अपने जो आने वाले पेपर है उसको अच्छे से क्रैक करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। अब आपका जो प्रश्न यानी कि प्रश्न पत्र होगा, पेपर का आपका होगा मॉडल पेपर, वो कुछ इस तरीके से आपका पेपर होगा। इसमें दिया गया है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि गृह विज्ञान होम साइंस। प्रश्न पत्र आपका है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। टाइम आपका 2 घंटे का दिया गया है। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। खंड आ से आपको सारे प्रश्न करने हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रश्न अनिवार्य लिखना है निर्देश में, और ये आपका जो अंक आंसर होगा वो 50 शब्दों में होगा। अब पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मानव विकास की परिभाषा, यानी कि मानव विकास की परिभाषा किसे कहते हैं, मानव विकास किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों को वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। यानी कि बात करें जो मानव विकास है कि अगर हम किसी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र है, विकास के क्षेत्र में है, या फिर हम मान लें पढ़ाई के क्षेत्र में आप हैं, तो आप क्लास डेली अपडेटिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका जो प्रश्न है वो डे बाय डे क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी कि आपके अंदर जो है वो कैपेसिटी आ जाती है, और आपका जो प्रश्न है वो क्या होता है, तैयार होता है। इसी को कहते हैं विकास। अगर सिंपल तरीके से हम बात करें तो अगर आपको यही लिखने वाली भाषा में बात करेंगे तो लिखेंगे कि हरलाग महोदय जी ने के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह गतिशील क्रम है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये होता है मानव विकास की परिभाषा। अब मानव विकास जो होता है वो कई प्रकार से विकास की परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई गृह बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो आप अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि आप क्या कहते हैं कि यानी कि आप ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं मानव विकास। उस कारण भी आपका सेकंड प्रश्न आता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। अब संतुलित आहार के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसकी संतुलित आहार किसे कहते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे कि संतुलित आहार वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है। यानी कौन कौन से तत्वों का, जो आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाए, शरीर के निर्माणक तत्वों की कमी को पूरा करें, और उस कारण में फिर आपके शरीर के जो सुरक्षात्मक तत्व हैं उसको भी पूर्ण करें, तो उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो इसको आप दो परिभाषित में कर सकते हैं। जैसे संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता और अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद है, तो उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार जो है वो किस किस चीज़ से मिलता है। संतुलित आहार जो है वो आपका सबसे ज़्यादा तो आप दाल से मिलेगा संतुलित आहार। उसके बाद में फिर आपका आता है हरी पत्तेदार सब्जियां से आपका संतुलित आहार मिल जाता है। उसके बाद फिर दलिया हो गया। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं कि संतुलित आहार बन जाते हैं, संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर की संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहेंगे।
अब यहाँ पे लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास वह विकास है जो तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन के रूप में का क्षेत्र है, जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास अन्य पहलुओं को ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, मान लीजिए कोई दूरदर्शन से समाचार न्यूज़ के सारी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं। उसके बाद में फिर आपका जो भाषा है, भाषा किस तरीके से, यानी कि इंग्लिश, किसी को इंग्लिश आप सिखाते हैं, किसी को आप मैथ और ये मैथ, हिंदी, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव अनुसार आप उनको सिखा रहे हैं। तो यही लर्निंग पॉइंट होते हैं कि मस्तिष्क के विकास की पहलू को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ये सारे आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपचारात्मक आहार क्या है। उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं। अब उपचारात्मक आहार क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो आपके शरीर, जैसे मान लीजिए आपके शरीर को चोट लगी है, चोट से प्रभावित है या किसी चीज़ की कमी आ गई, मान लो कोई रोग से आप ग्रसित हैं, तो इसमें जो आपका शरीर यानी कि शरीर के जो पोषक तत्वों को कमी को पूरा करे, उसी को हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। तो ये तो आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। अब इसमें अगर आपको किताबी भाषा में लिखना होगा तो इसमें आप लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश, आपको सेम पोजीशन, आपका सेम जो मैंने अभी आपको बताया सारा चीज़ वही रहेगा। इसमें आपका आएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है या उसे गंभीर चोट लग जाती है अथवा संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाता है, तो उस समय रोगी के शारीरिक पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है तथा तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसके आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी की शक्ति तथा क्षमता प्राप्त हो तथा रोग के उपचार भी हो सके, और रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वस्थ लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक आहार कहते हैं। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, उपचारात्मक आहार के अंतर्गत आता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नैतिकता से क्या आता है। अब नैतिकता किसे कहते हैं, जैसे भी आपका प्रश्न पूछा जाए उसी तरीके से आपको लिखना है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे दिए गए ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। जैसे आपका आ गया नैतिकता से क्या आशय है, कुछ लोगों में प्रश्न आ जाएगा कि नैतिकता से क्या तात्पर्य है, नैतिकता से आप क्या समझते हैं। नैतिकता ऐसे कुछ लोगों के प्रश्न में आपके प्रश्न में आया कि नैतिकता लिख के केवल नैतिकता को नैतिकता का अर्थ बताइए। तो ऐसे इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपका नैतिकता के बारे में लिखना होगा कि नैतिकता एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नैतिक व चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता एक अर्जित गुण है जो परिवार में, विद्यालय में, पास पड़ोस में और समाज के द्वारा सीखा जाता है। तो ये किसके द्वारा आता है, नैतिकता, यानी कि जो नैतिक गुण हमारे अंदर आए उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिकता, यानी कि नीति से जो हम काम करें, तो यही नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर कि पूर्वशालेय अवस्था में पोषण, यानी कि पूर्वशालेय अवस्था में पोषण के बारे में बताइए। अब इसमें लिखेंगे कि पूर्वशालेय अवस्था में पोषण, पूर्वशालेय बालकों को पोषण की दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। इस अवस्था में प्राप्त पोषण तथा अन्य परिस्थितियों उनकी भविष्य निर्माणक होती हैं और पूर्वशालेय अवस्था बालक के विकास एवं वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शैशवावस्था के उपरांत पूर्व प्राथमिक बच्चे को स्वास्थ्य एवं विकास उचित पोषण पर निर्भर करता है। उचित पोषण से तात्पर्य समस्त भोज्य तत्वों की निर्धारित मात्रा से हैं, जैसे पौष्टिक तत्वों की मात्रा भोज्य पदार्थों की विशिष्ट मात्रा से प्राप्त करनी पड़ती है, और बालकों में रोग को संक्रमण होने, वृद्धि
एवं विकास में कमी दिखाई पड़ना, चेहरे पर उत्साह और तेज न रहना आदि कई समस्याओं का उत्पन्न करता है। तो ये आता है पूर्वशालेय की अवस्था में पोषण, यानी कि अगर आप पूर्वशालेय अवस्था में पोषण नहीं करेंगे तो ये सारी बीमारियां उनके अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये आपका आता है पूर्वशालेय अवस्था के अंतर्गत। फिर आता है 7th नंबर क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताएं लिखिए, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया की जो विशेषता है उसके बारे में लिखिए। अब आप लिखेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कि किसी भी व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में हम तभी जान सकते हैं जब वह बोलकर, लिखकर या कार्य संपादित कर हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। हम स्वयं अपने ही विचारों को सीधे नहीं जान पाते हैं और हम उन्हें उसी प्रकार जानते हैं जिस प्रकार उनके संबंध में अन्य व्यक्तियों की जानकारी होती है। तो इसी को हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। अब संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंदर जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर में तो आपका आता है स्मृति। सबसे पहले आप स्मृति का ज्ञान करते हैं जो संज्ञानात्मक होता है। सेकंड नंबर आता है कल्पना, जो कल्पना आप निर्धारित करते हैं। फिर आता है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जैसे मैंने आपको लिख के बता दिया तो इसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। फिर आता है तर्क, यानी कि तर्क आप जानते हैं कि किसी बात को ले उस पर हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। फिर आता है चिंतन, यानी कि अब आप लोग को पेपर है, पेपर में आपका चिंतन यानी कि चिंतन कर रहे हैं कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कौन सा प्रश्न हमें तैयार में सबसे ज़्यादा हो जाए कि तैयार कर लें कि पेपर में सबसे ज़्यादा आए। तो ये सारी चीज़ें चिंता का विषय होता है। तो ये आपके संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8th नंबर की कैलोरी की परिभाषा लिखिए। अब कैलोरी किसे कहते हैं, कैलोरी की परिभाषा आपको यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कैलोरी की परिभाषा दीजिए कि कैलोरी किसे कहते हैं, यानी कि इसमें लिखेंगे आप लोग कि कैलोरी 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि कैलोरी को हम किलो कैलोरी भी कहते हैं, यानी कि जो कैलोरी होती है उसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब कैलोरी की जो 1 किलोग्राम पानी है अगर उसका जो तापक्रम है वो 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th नंबर आता है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, विकास की परिभाषा दीजिए। तो जिस तरीके से आपका प्रश्न पूछे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब विकास में लिखेंगे आप लोग कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। यानी कि बात करें तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि जो विकास है वो आप जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक ये क्या करती है, ये विकास की तरफ हमें ले जाती है। यानी कि अगर आप आज 1 रुपये कमाते हैं तो कल 2 रुपये कमाने की चेष्टा करते हैं। तो ये तो आपके आगे कमाने की दौर पे। अगर यही बात करें हम शिक्षित लेवल पे, तो शिक्षा में अगर आप सोचते हैं कि आज हमने 1 प्रश्न तैयार किया, कल तो हम 2 प्रश्न तैयार करेंगे, परसों 3 प्रश्न तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये होती है विकास। यानी कि विकास का मतलब होता है जो हमारी बौद्धिक क्षमता को अग्रसर करे, यानी कि वो क्या करे कि एक से बढ़ के एक पॉइंट हमारे अपने अंदर केंद्रित भाव को केंद्रित करे। तो यही आता है विकास, यानी कि विकास हमारा यहीं से उत्सर्जित होता है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर की भाषा एवं वाणी से आप क्या समझते हैं, यानी कि भाषा और वाणी के बारे में लिखिए। यानी कि भाषा या वाणी किसे कहते हैं। अब भाषा के बारे में लिखेंगे कि भाषा संप्रेषण का एक लोकप्रिय माध्यम है। जो भाषा है वो संप्रेषण का क्या है, एक लोकप्रिय माध्यम है जो भाषा के माध्यम से ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। और बालक सामाजिक विकास भाषा पर आधारित होता है। जो भाषा ही बालकों के ज्ञान को वृद्धि करता है। इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। और जो वाणी होती है, वाणी एक प्रकार की भाषा ही है जिसमें ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। यानी कि भाषा तो जिसके द्वारा हम कि भाषा जो है वो क्या है, एक संप्रेषण लोकप्रिय माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी ये सारे आते हैं। लेकिन जो वाणी है वो वाणी क्या है,
बाणी एक प्रकार की ध्वनि होती है जो हम एक एक अक्षरों को जोड़ के क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको ध्वनि के रूप में हम उसे क्या करते हैं, उसके जो अंदर जो बाणी होती है, यानी कि उसके अंतर्गत जो हमारे विकसित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाणी। यानी कि बाणी क्या होता है कि एक एक जो अक्षर, यानी कि अक्षर जो जोड़ के हमारी ध्वनि निकलती है, उसी को हम बाणी बोलते हैं। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि बाणी एक प्रकार की भाषा ही है जिसमें ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालकों द्वारा उच्चरित हर ध्वनि बाणी के अंतर्गत नहीं आती है जब तक स्नायु पेशिया तंत्र की नियंत्रण विकसित नहीं होता है, जिससे कि स्पष्ट एवं नियंत्रण ध्वनि उत्पन्न हो सके। और जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है उसका आशय उसे ज्ञात होना चाहिए, अथवा जिन वस्तुओं हेतु शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे संबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये आता है बाणी और विकास। तो ये था आपका सेक्शन ए के सारे प्रश्न, यानी कि सेक्शन ए के यानी कि खंड आ से हमने सारे आपको प्रश्न बता दिया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। उसका भी आपका आता है खंड बा। खंड बा में आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं आपको? 5 प्रश्न। इसको आपको 200 शब्दों में करने हैं आंसर। अब सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है कि आहार आयोजन के चरण लिखिए। इसमें केवल चरण लिखने की, आहार आयोजन के चरण कौन से हैं। अब इसमें लिखेंगे आहार आयोजन के जो चरण है उसमें लिखेंगे स्टेप्स ऑफ फूड प्लानिंग की आहार आयोजन के चरण। फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे कि परिवार के समस्त सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी। ये आपका आता है फर्स्ट चरण। इसमें लिखेंगे फर्स्ट चरण में कि आहार आयोजन करते समय सर्वप्रथम गृहिणी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, जिसे हम कहते हैं ICMR, द्वारा विभिन्न आयु, लिंग एवं कार्यों के अनुसार प्रस्तावित तालिका के द्वारा अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रतिदिन की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करना जरूरी है। सेकंड आता है आपका सेकंड चरण, आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का उपयोग। इसमें लिखेंगे आप लोग कि पौष्टिक आवश्यकताओं को ज्ञात करने के पश्चात ऐसे पौष्टिक आहार का चुनाव करना आवश्यक है जो विभिन्न भोज्य समूहों के आधार पर किए जा सकें, और गृहिणी को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी भोज्य वर्ग का चुनाव करना चाहिए, और जहां तक संभव हो प्रत्येक भोज्य समूह में कम से कम एक भोज्य पदार्थ की अवश्य चुनना चाहिए। फिर आता है थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड चरण आता है कि आहार नियोजन के अंतर्गत प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का उपयोग, यानी कि आप इसका जो तालिका का उपयोग कैसे करते हैं। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि आहार आयोजन के बाद गृहिणी को यह जानना चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों के उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में आहार सम्मिलित करें, और इसके लिए संतुलित आहार तालिकाओं की जानकारी रखना आवश्यक है। तो ये आपका आ जाता है आहार आयोजन के अंतर्गत। अब थर्ड नंबर प्रश्न में आप लिखेंगे कि किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अब इसमें लिखेंगे आप कि किशोरावस्था में पोषण की समस्याएं, यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन एडोलसेंस स्टेज। इसमें लिखेंगे कि किशोरावस्था में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याएं सामने आती हैं। किशोर किशोरियां अपने भोजन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, वे प्रातःकालीन नाश्ता प्रायः नहीं करते हैं और घर से बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। ऐसा काम उनके स्वास्थ्य हित में नहीं है। यद्यपि देखने में वे पूर्ण विकसित लगते हैं, किंतु उनकी वृद्धि की जो तीव्र गति के लिए पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। उनका आहार संतुलित और विविधता पूर्ण तथा स्वादिष्ट होना चाहिए। किशोरावस्था में सभी भोज्य पदार्थों को बदल बदल कर आहार में शामिल करना चाहिए। इस समय किशोरियां अपने शारीरिक बनावट पर अधिक ध्यान देने लगती हैं, और इसके कारण हम कम भोजन करते हैं, जिससे आवश्यक पोषक तत्व के युक्त आहार को वे सेवन नहीं कर पाते हैं, और इस समय व्यस्तता अधिक रहती है, और किशोर अपने भविष्य के जो प्रति सचेष्ट रहते हैं, वो सामाजिक उत्सवों, पर्वों, खेलकूद भाग लेने के कारण कई बार पूरा भोजन नहीं ले पाते हैं। इसमें आपका आता है फर्स्ट नंबर भूख की कमी। अब जो आपका यानी कि किशोरावस्था में जो पोषण संबंधी समस्या है उसके बारे में, इसकी कौन कौन सी समस्या है। फर्स्ट नंबर आता है भूख की कमी।
भूख की कमी में लिखेंगे आप लोग कि सामान्यतः इस आयु में अधिक भूख लगनी चाहिए, लेकिन यदि भूख अधिक नहीं लगती तो स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। कभी कभी तीव्र संक्रमण भूख को कम कर देता है। प्रायः किशोरियां मोटापे के डर से कम भोजन करती हैं। वे कैलोरी कम लेने के प्रयास में अन्य पोषक तत्वों से भी हाथ धो बैठती हैं। पोषण युक्त आहार लेने से अच्छी आकृति, सुंदर त्वचा एवं बाल, आंखों की चमक तथा रूप का निखार संभव है। और त्वचा की समस्या हार्मोन के कारण आती है तथा पोषक भोजन द्वारा इसे कम किया जा सकता है। कुछ युवक युवतियाँ मध्य में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिनकी उनकी भूख क्या है समाप्त हो जाती है। और इस अवस्था के बच्चों को यह जान लेना चाहिए कि इस समय उन्हें पौष्टिक भोजन लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर आता है सेकंड नंबर कि त्वचा संबंधी समस्याएं। अब त्वचा संबंधी समस्याएं कौन कौन सी आ जाती हैं? इसमें आती हैं कि किशोरावस्था में चेहरे की फुंसियाँ और मुहासे चेहरे को कुरूप बना देते हैं। ये कुपोषण का लक्षण है। मसाले युक्त व चिकन भोज्य पदार्थ इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और इस अवस्था में कब्ज रोकने वाला रेशेदार भोजन का प्रयोग अधिक उपयोगी हो सकता है। जैसे इसमें आपका आता है कि विटामिन ए, बी तथा सी युक्त आहार त्वचा की स्वच्छता बनाए रखने में सहायक है। इसमें क्या लिखेंगे फिर आप लोग कि चोकर युक्त आहार एवं हरी पीली सब्जियों से विटामिन के अतिरिक्त सेल्यूलोज भी प्राप्त हो सके। जल भी अधिक मात्रा में लेने से त्वचा साफ व स्वस्थ हो सकती है। फिर आता है थर्ड नंबर आपका आता है अनुचित आदतें। अब इसमें आपकी अनुचित आदतें कौन कौन सी हो सकती हैं? किशोरावस्था में अनुचित आदतों का विकास होता है। इस आयु के बच्चे देर से सोने और देर से जागने की आदत डाल लेते हैं। देर से जागने के कारण इन्हें ठीक प्रकार से नाश्ता लेने का समय भी नहीं रहता। दोपहर का भोजन स्कूल में भी बहुत जल्दी में ले लेते हैं, जिनसे पूरे दिन की जो पोषण आवश्यकता है उसको पूर्ति नहीं होती है। और माता पिता व बच्चों के बीच अच्छे संबंध न रह पाना, कार्य दायित्व बढ़ जाना, कर्तव्यों को अस्वीकार करना अथवा धन का उपयोग आदि कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके आपके अनुचित आदतें आ जाती हैं। और फिर 5 नंबर आता है मोटापे की समस्या। इसमें लिखेंगे कि कुछ बच्चों में से आरंभ में ही अधिक खाने की आदत हो जाती है, जिस कारण मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में ही नियंत्रण करना चाहिए। अब प्रौढ़ावस्था के लिए इसे नहीं छोड़ना चाहिए कि अधिक मोटापे के कारण किशोरों की जो क्रियाशीलता है वो कमी आती है और इसे क्या है कि स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो ये हो गया आपका किशोरावस्था के जो संबंध, यानी कि किशोरावस्था में जो पोषण संबंधी समस्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको ये प्रश्न थे। 4 नंबर प्रश्न आता है कि मानव विकास के जो विषय क्षेत्र हैं उसके बारे में लिखिए। अब इसमें लिखेंगे मानव विकास के क्षेत्र, यानी कि विषय और क्षेत्र। इसमें लिखेंगे कि जो मानव विकास का विषय क्षेत्र है वो विस्तृत एवं व्यापक है। इसमें कौन सा है? फर्स्ट नंबर, यानी कि आप लिखेंगे कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन क्या आता है। फर्स्ट नंबर आपका आता है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। सेकंड नंबर आपका आता है मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। थर्ड नंबर कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन। 4 नंबर आपका आता है कि मानव की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन। 6 नंबर आपका आ जाएगा कि मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। और 7 नंबर आपका आता है कि मानव की व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो ये आता है आपका मानव विकास के जो विषय हैं और क्षेत्र हैं। ये आपके 6 आपके क्या है विकास और मानव विकास के विषय क्षेत्र। उसका फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपका आता है पौष्टिक तत्व से क्या तात्पर्य है, कि पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे पौष्टिक तत्व, हेडिंग डालेंगे आप लोग पौष्टिक तत्व में लिखेंगे कि भोजन के अंदर विद्यमान हुए समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर के निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं।
भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन समस्त पोषक तत्वों को 6 समूहों में हम विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट नंबर तो आपका आता है प्रोटीन तथा अमीनो एसिड, जिसे हम कहते हैं अमीनो अम्ल। सेकेंड नंबर आपका आता है श्वेत सार, जो श्वेत सार होता है वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। थर्ड नंबर आता है वसा तथा वसीय अम्ल। फोर्थ नंबर आपका आता है खनिज लवण। 5 नंबर विटामिन। 6 नंबर जल। ये आपके 6 पोषक तत्व हैं। ये समस्त पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और ये एक दूसरे के सम्मिलित प्रयोग से कार्य करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थ पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। कुछ भोज्य पदार्थ एक विशेष तत्व के उत्तम स्रोत होते हैं तो कुछ में इस तत्व की कमी पाई जाती है। अब हमारे भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, मक्खन आदि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, साग, सब्जियां, मछली, अंडा आदि का प्रयोग किया जाता है। ये समस्त पदार्थ शरीर के लिए पोषक तत्वों को जुटाने का कार्य करते हैं और ये पोषक तत्व आपस में मिलकर अनेक रासायनिक क्रियाएं करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर को यानी कि भोजन में पोषक तत्वों को संतुलित समावेश शरीर की वृद्धि और विकास में कार्यशीलता का नियंत्रण करती है और जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने यानी कि शरीर में जो रोग है वो लड़ने में क्षमता का कम करती है। इन पौष्टिक तत्वों के भोजन के विशिष्ट अवयव के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एक अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वह तत्व का नाम है सेल्यूलोज, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज के नाम से जाना है। इसका हमारे शरीर में कोई पोषक मूल्य नहीं है, फिर भी यह शरीर में मल का गति प्रदान करता है। अतः आंतों में क्रमांकुचन की गति को सामान्य बनाए रखना या पौष्टिक तत्व के सब्जियों एवं फलों के छिलके, साबुत दालों तथा अनाजों के ऊपरी परत व चोकर आदि से प्राप्त होता है और इन तत्वों का अपना पृथक जो है वो पौष्टिक महत्व है, क्योंकि उनके शरीर में पचाने वाला जो एंजाइम उपस्थित होता है और जानवरों का मुख्य भोजन ही रफेज होता है। तो ये आपका आता है पौष्टिक तत्वों में। उसके बाद फिर आपका आता है 6 नंबर पर कि भोजन के क्या कार्य हैं। अब भोजन के कार्य के बारे में यहाँ पे आपको अब इसमें आप लिखेंगे कि भोजन के कार्य। भोजन के कार्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आपका आ जाएगा इसमें, फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे कि शारीरिक कार्य। अब शारीरिक कार्य में आप लिखेंगे कि भोजन के शारीरिक कार्यों को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से? ऊर्जा प्रदान करना, सेकेंड नंबर आता है नए तंतुओं का निर्माण करना एवं उनकी टूट फूट को मरम्मत करना, उसमें भी शारीरिक की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। अब इसमें आप लिखेंगे कि ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका आता है शारीरिक कार्य में ऊर्जा प्रदान करना, आ नंबर आपका आता है। इसमें लिखेंगे कि ऊर्जा शरीर का अनिवार्य आवश्यकता, भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसका फिर आपका आता है 12 नंबर, यानी कि सेकंड नंबर, इसमें 12 नंबर आता है फर्स्ट नंबर में, यानी कि रासायनिक शारीरिक कार्य में कि कोशिका, जिसे हम कहते हैं सेल, जो हमारे शरीर की न्यूनतम इकाई और कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं कार्यशीलता यानी कि क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का ह्रास होता है। उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके उनके टूट फूट की मरम्मत का भी कार्य प्रोटीन तत्वों द्वारा किया जाता है। और फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनता है। यह कैल्शियम फास्फेट दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में योगदान होता है। अब लोहा लाल रक्त कणों यानी कि आरबीसी जिसे कहते हैं आप लोग में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन का यानी कि हीम भाग होता है, यानी हीमोग्लोबिन में जो हीम भाग होता है वो लोहा होता है और ग्लोबिन भाग जो होता है वो प्रोटीन होता है। और इसी के संयुक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को जीवित कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उसके बाद फिर आपका आता है 7 नंबर कि शारीरिक यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। इसमें लिखेंगे शरीर के विकास एवं उसकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों का तथा निर्माण तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्वों को भी आवश्यकता पड़ती है। भोजन के साथ शरीर में पहुंचाने वाले यह सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंग को सुचारू रूप से कार्य संचालन सहायता में पहुंचाते हैं।
ये आपके आते हैं शारीरिक कार्य के अंतर्गत। फिर आपका आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हेडिंग डालेंगे आप कि मनोवैज्ञानिक कार्य। अब मनोवैज्ञानिक कार्य में लिखेंगे कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भोजन केवल क्षुधा शांत करने तथा शरीर के पोषण का ही कार्य नहीं करना, अपितु यह वह व्यक्ति के अनुभूतियों को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन भी है। यानी कि एक गृहिणी के द्वारा उत्तम तरीके से पकाए जाने के बाद भोजन को किसी अतिथि के सम्मुख कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना, जहां उस गृहिणी को आत्मिक सुख पहुंचता है, वहीं उसके स्वस्थ मनोवृत्ति एवं भावनाओं को का भी प्रदर्शन करता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया भोजन व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है और अनेक बार घर परिवार में बहुत सी समस्याओं का निदान खाने के समय सब लोग को मिल बैठने के कारण ही संभव हो पाता है। फिर थर्ड नंबर आपका आता है सामाजिक कार्य। अब सामाजिक कार्य में लिखेंगे कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की रचना परिवारों व कुटुंबों द्वारा होता है और इस आदान प्रदान का एक माध्यम भोजन भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेम, मित्रता, सहयोग आदि भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये था आपका 6 नंबर प्रश्न। अब आपका आता है सेक्शन बी का सबसे लास्टवां प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि वाणी दोष क्या है, बालक की वाणी में सुधार से क्या सुझाव है, दीजिए। यानी कि सुझाव के उदाहरण दीजिए। इसमें आपको लिखना होगा कि लगभग 4 वर्ष की अवस्था तक समस्त बच्चों में कुछ न कुछ मात्रा में वाणी दोष पाए जाते हैं। जो बच्चों में पाए जाने वाले वाणी दोष सार्वभौमिक होते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि वाणी दोषों को यदि प्रारंभ में ही सुधारा न जाए तो ये अस्थायी भी हो सकते हैं और वाणी दोष यद्यप वंशानुगत नहीं होते हैं, फिर भी इसका आधार अवश्य बालक के वंशानुक्रम से संबंधित होता है। अब सुधार के कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है कि बालक की भाषा की ओर ध्यान आकर्षित कर उनमें भाषा के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है। सेकंड नंबर आपका आता है कि बच्चों में सामान्य वाणी विकास हेतु आवश्यक है कि उनसे समय समय पर बातचीत की जाए, जिससे उनकी वाणी के जो दोष ज्ञात हो सके तथा उन्हें शुद्ध वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। फिर आता है थर्ड नंबर, अच्छी तथा शुद्ध वाणी बोलने हेतु आवश्यक है कि बालकों को इसके लिए निर्देशन दिया जाए और निर्देशन में उन्हें समक्ष अच्छे नमूने प्रस्तुत करके समझाया जाए और बच्चों को सरल और शिक्षाप्रद किंतु रुचिपूर्ण कहानियाँ सुनाई जाए। इससे वे अच्छे श्रोता बनेंगे। फिर इनसे इन्हीं कहानियों को सुना जाए और इससे वे अच्छा वक्ता बनेंगे। फिर आता है 4 नंबर आप, बच्चों में अच्छी वाणी के विकास हेतु आवश्यक है कि उनके समक्ष अच्छी वाणी के नमूने यानी कि मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जाएं और यह नमूने उन्हें टेलीविज़न अथवा रेडियो के माध्यम से भी प्रस्तुत करवाए जा सकें। फिर आता है 5 नंबर कि बालक को उसके आयु के बराबर के बच्चों में रखना चाहिए और बच्चे को इन बच्चों से बात करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। फिर आपका आता है 6 नंबर कि बालक को अच्छा वक्ता बनाने से पूर्व आवश्यक है कि उससे पहले अच्छा श्रोता बनाया जाए और अच्छा यह होता है कि बालक को दोनों प्रकार की आदतें सिखाई जाए। और फिर आपका 8वें में लिखेंगे कि बच्चों को उनकी आयु के अनुसार सरल तथा शिक्षा प्रदान करने वाली जो रुचिपूर्ण कहानियाँ हैं उन्हें सुनाई जाएं और इससे वे अच्छा श्रोता बनेंगे तथा उनसे इन्हीं कहानियों को सुना जाए और इससे क्या होगा कि वो अच्छे वक्ता भी बनेंगे जो अनेक समावेश होंगे। तो ये आपका आता है वाणी दोष में और वाणी विकार में। तो आपको वाणी दोष भी समझ में आ गया होगा, भोजन के कार्य भी समझ में आ गया होगा। तो ये सारे प्रश्न हमने आपको बता दिया। फिर खंड सा का आपका हो गया। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको केवल 4 शब्दों में देने होंगे।
अब इसमें आपको जो लिखना होगा, 8वां प्रश्न है कि मध्य बाल्यावस्था क्या है। मध्य बाल्यावस्था से शारीरिक विकास को स्पष्ट कीजिए। 9th नंबर प्रश्न दिया गया है कि संवेग को परिभाषित कीजिए तथा इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 10th नंबर है प्रश्न है कि वाणी से आप क्या समझते हैं, वाणी का महत्व बताइए। और फिर 11th नंबर प्रश्न दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं, विस्तृत विवेचन कीजिए। तो ये प्रश्न हम आपको इसमें आपको कुछ प्रश्न पहले से बता दिया, और जो नहीं बताया है वो आपको मैं अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में दोनों में आसानी हो जाएगी और समझने में भी। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर टेलीग्राम से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से वहाँ से आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में का भी लिंक अपडेट करा दिया गया है अबाउट में, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिए और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।